नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया है जिससे में हाई कोर्ट ने कहा उपनल कर्मियों को नियमितीकरण तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर साल 2018 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। साल 2018 के दौरान एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के एक विभाग में काम करने वाले कुंदन सिंह की चिट्ठी का नैनीताल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और इसे याचिका में तब्दील करते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार के रूप में पूरे प्रकरण को सुनने के बाद उपनल कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया गया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने उस समय 1 साल के भीतर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी तैयार करने और 6 महीने के भीतर समान काम के बदले समान वेतन व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है जिससे उपनल कर्मियों को राहत मिली है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है सरकार को, क्या माने अब किस तरह की तैयारियां हैं आगे की? जी विशाल, उपनल कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और लगातार जो है वो आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकार का दरवाजा खटखटाने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में उपनल कर्मचारी की जब मांगे नहीं मानी गई तो 2018 में उपनल कर्मचारी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उन्होंने जो है वो याचिका डाली जिसमें कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई इसमें हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर समान काम समान वेतन जो है वो दिया जाना चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर जो है नियमितीकरण को लेकर एक पॉलिसी जो है वो बनाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार जो है इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको लेकर याचिका दायर करी कि सुप्रीम हाई कोर्ट इसके मामले पर जो है वो स्टे लिए जा सके। तो ऐसे में लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो निर्णय दिया था उसमें दखल अंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे में अब राज्य सरकार को झटका जरूर लगा है और राज्य सरकार इससे बैकफुट पर भी आई है और लेकिन अब जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं उनको उसको लेकर अब हाईकोर्ट क्या कुछ आगे जो है संज्ञान लेता है, आगे क्या कुछ दिशा निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं और आगे क्या फैसला सुनाया जाता है और कब तक जो नियमितीकरण की मांग है या समान काम समान वेतन की मांग है वो कब तक पूरी होती है और आगे राज्य सरकार इसको लेकर क्या करती है, क्या कदम आगे उठाती है, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जो है राज्य सरकार को जो झटका लगा है तो वहीं उपनल जो कर्मचारी हैं उनमें जो है खुशी देखने को मिल रही है और उन्हें कहीं ना कहीं जो है राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिलती हुई दिखाई दी है। ऐसे में जो उपनल कर्मचारी हैं वो इस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना है उनका? जी सर, बिल्कुल देखिए जो उपनल कर्मचारी हैं राज्य में करीब 25,000 उपनल कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं और विभागों में जो है कार्य कर रहे थे। ऐसे में उपनल कर्मचारियों को जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद इसका भी हवाला वो लगातार दे रहे थे जब हाईकोर्ट वो आंदोलन कर रहे थे कि जब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई, उनका सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की। लेकिन अब उपनल कर्मचारियों में खुशी देखने को मिल रही है और उपनल कर्मचारियों के जो संघ है उनके जो अध्यक्ष हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका जो दायर की थी उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट पहले से ही फैसला सुना चुका है तो अब जल्द से जल्द उनकी मांगों को जो है माना जाना चाहिए और नियमितीकरण को लेकर और जो उनका समान काम समान वेतन है वो जो है उन्हें दिया जाना चाहिए। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान का आज से होगा आगाज। आज से हर बूथ पर न्यूनतम 2 सक्रिय सदस्य बनाएगी बीजेपी। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। सक्रिय सदस्य बनाने के लिए रखा 100 रुपए शुल्क। सक्रिय सदस्य को अपनी विधानसभा में बनाने होंगे 100 नए सदस्य। बीजेपी का 2 चरणों का सदस्यता अभियान हुआ है समाप्त। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी और हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही 100 रुपए का शुल्क भी देना होगा और सक्रिय सदस्यों को अपनी विधानसभा में
कम से कम 100 नए सदस्य भी बनाने होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का 2 चरणों का सदस्यता अभियान अब समाप्त हो गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। केदारनाथ उपचुनाव जीतने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी 2 महीनों से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अब केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए भी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि 5 कैबिनेट मंत्रियों को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही चुनाव के ऐलान से पहले ही सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। यह सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। Except one AC and one PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and one PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. इधर आचार संहिता से पहले बीजेपी की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी थी। राज्य सरकार ने 25 से ज्यादा बड़ी घोषणाएं की हैं। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को ठीक करने और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए 4,836.63 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा विकासखंड अगस्त मुनि के अंदर गढ़ी से धरतोलिया मोटर मार्ग के 4.5 किलोमीटर सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी गई है। देखिए, हमारी पहले से तैयारियां हैं और जब मैं तैयारियों का आकलन करता हूं और वह अपनी स्थिति का आकलन करता हूं, तो मैं एक बात से अनुमान लगाता हूं कि कांग्रेस के क्या क्या स्टेटमेंट भाजपा के बारे में आए हैं। कांग्रेस ने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री वहां उतार दिए। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा ने वहां विकास का एक ब्लूप्रिंट खड़ा किया है, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई ये घोषणाएं क्यों हो रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों से घबराई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग की 1934.86 लाख की लागत के 29, जबकि सिंचाई विभाग की 2,901.77 लाख की लागत की 12 कार्य योजनाओं को स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग के लिए 1472.21 लाख और सिंचाई विभाग के लिए 1197.51 लाख रुपए सोमवार को दोनों विभागों ने अवमुक्त भी कर दिए हैं। हमारी पहले से तैयारियां, हम चुनाव की तिथि का इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव का बिल्कुल बज ही चुका है। 20 तारीख को मतदान होना है, 23 को परिणाम भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बिल्ली के भाग से छिंका बार बार नहीं टूटता है, एक बार हो गया। अब आप देख रहे हैं इसकी भरपाई भी केदारनाथ करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस स्टेक पर है, उनको मालूम है कि यहाँ से हम हारेंगे तो हमारी बहुत दुर्गत होने वाली है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन बातों से कोई होने वाला नहीं है। हरियाणा में क्या कुछ कहा था कांग्रेस ने, वो तो कह रही थी कि हम तो बस जीते ही जीते हैं। क्या उनकी दुर्गत हुई है पूरे देश ने देखी है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बैकफुट पर है और बयानवीर हैं तो बयान देते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में पुनर्स्थापना और सुरक्षा के लिए
4,836 लाख रुपए का पैकेज लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 29 और सिंचाई विभाग के अंतर्गत 12 योजनाओं के लिए स्वीकृत किया है। वहीं इस घोषणा के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार केवल और केवल उपचुनाव के लिए ही तमाम घोषणा कर रही है, क्योंकि जब आपदा का समय था तब मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम मंत्री अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त थे और अब जब उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं तब सरकार तमाम तरीके की घोषणा केदार घाटी के लिए कर रही है। अब जाकर के मंत्री भी गांव-गांव घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार केदार घाटी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जब आपदा का समय था, जब लोगों को आपकी आवश्यकता थी, तब तो आप जो है दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे। आपने केदारनाथ की जनता की सुध लेने का कभी प्रयास ही नहीं किया और केदारनाथ की जनता भाजपा के बहकाव में नहीं आने वाली। वो जानती है कि ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं ये उपचुनाव को देख के हो रही हैं और जैसे ही चुनाव निपटेगा फिर केदारनाथ की जनता इनके पीछे दौड़ती रहेगी, लेकिन न ये घोषणाएं धरातल पे उतरेंगी न ये वहाँ की जनता को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर 7 सालों से कांग्रेस जनता के बीच में, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी है, वहाँ के विकास की लड़ाई लड़ रही है, वहाँ के व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ रही है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलना तय है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, ये चारों चीजें पूरे उत्तराखंड के जनमानस में चुनौती बनी हुई है और भ्रष्टाचार अब सरकारी दफ्तरों नहीं, ये गली गली मोहल्लों मोहल्लों तक पहुंच चुका है। कोई भी काम बिना दक्षिणा दिए हुए संभव इस प्रदेश में नहीं लग रहा है। इसलिए इस सरकार केदारनाथ की जनता इन सब बातों से बहुत गंभीरता से वाकिफ है और जानती है इस बार वहां कांग्रेस का विधायक जीतने जा रहा है। इससे पहले बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने कैबिनेट के 5 मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है। इधर उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है। उपचुनाव की घोषणा के बीच दोनों पार्टियों के कई नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कुलदीप रावत, आशा नौटियाल, कर्नल अजय कोठियाल और दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत की चर्चा है। इधर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में मनोज रावत, गणेश गोदियाल, कुंवर सजवान, हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा है। चुनाव में जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहती हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि केदारनाथ सीट दोनों पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी के आरटीओ ऑफिस पहुंचकर सीएम धामी ने ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफिस में व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल भी की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि प्रदेश भर के कार्यालयों में मुस्तैदी से कार्य हो रहे हैं, जिसका सीएम धामी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। आरटीओ ऑफिस पहुंच सीएम धामी ऑफिस में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तहसील पौड़ी के राजस्व क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को शौचालय में बंद कर उसके साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पीड़ित के पिता ने पुलिस को तहरीर भी सौंप दी है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नायब तहसीलदार संजय नेगी ने बताया है कि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर ली गई है। जो है 12/10/2024 का मामला है और उस मामले की जैसे सूचना मिली तुरंत जो है कि पटवारी लोग मौके पे गए और जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है अभी वो भी जो है उसी दिन जो है 14 तारीख को गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको जो है जेल हिरासत में भेजा गया है। जो पुलिस व्यक्ति था लगभग 18 साल उम्र है उसकी, लड़की जो है छोटी थी, 6 साल की लड़की थी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी।
मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि केदारनाथ विधानसभा में कुल 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष जबकि 45,775 महिलाएं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नब्बे 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और उनकी गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में डीएम सुमिन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत नगर निगम के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर डीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और नाराजगी भी जाहिर की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएम सुमिन बंसल ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास सब ये भी अभी हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, आगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्रीव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से कई विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भैने ने बताया है कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। 2 महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत नाबालिग बच्चों को बरामद करना है। उन्होंने बताया है कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो एक बड़ा टास्क हमेशा मिसिंग पर्संस का जो है पुलिस के लिए रहता है। तो इसमें जो है हमारी तमाम AHTU की टीमें जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा DCR भी, तो ये सारी हमारी स्पेशल टीमें होती है जो इस कार्य में लगी रहती है। इसके अलावा हमको अन्य विभाग जैसे सोशल वेलफेयर है, NGOs है, इनके माध्यम से CWC है, इनका भी हमको हेल्प लगता है। तो ये बड़ा टास्क मिसिंग को रिकवर करना होता है। और ज्योतिर्मठ से बड़ी खबर मिल रही है। सुरोई थोटा के पास सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल के लिए हुआ रवाना। SDRF को भी दी गई है सूचना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी दुर्घटना हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। और ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना भी हो गया है। SDRF को भी सूचना दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी घटना घट गई है। सुरोई थोटा के पास सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में 2 लोगों की
मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस बल भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है और एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्योतिर्मठ से, जहां पर कार दुर्घटना हो गई, बड़ा हादसा हो गया और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। और मौके पर पुलिस बल को सूचना भी दी गई है, जहां पर घटनास्थल के लिए पुलिस बल भी रवाना हो गया है। – 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश की जनता से वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कंट्रोल कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई और मौजूदा वक्त में महंगाई की स्थिति ये है कि टमाटर 100 रुपए प्रति किलो हो गया है, आटा से लेकर दाल तक और साग सब्जी के से लेकर सरसों तेल तक की कीमतों में उछाल से रसोई का भी बजट बिगड़ गया है। और इतना कुछ होने के बाद भी सियासत करने वालों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, गरीबों की थाली से गायब हुई सब्जियां, सब्जी और आटे दाल की कीमतों में उछाल। देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। प्रदेश की राजधानी सहित सभी जिलों में सब्जियों और अन्य किचन के दामों में भारी इजाफा हुआ है। सब्जियों और आवश्यक खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दाल रोटी तक खाना भी अब आसान नहीं रह गया। पहले से ही महंगी हो चुकी सब्जियों के साथ अब आटा, दाल और खाद्य तेलों के बढ़ते दामों ने रसोई खर्च को और बढ़ा दिया है। लिहाजा इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात है, अभी इस मंथ में अभी 1-1.5 महीना जो है वो निश्चित रूप से प्राइसेस हाइक होते हैं, लेकिन इसके बाद जो है सब्जियां और जितने भी हमारी जो दलहन है, जो उत्पाद हैं, वो उसमें रेट जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये हर बार होता है ऐसा, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि हमें उचित दामों पर हमें जितने भी उत्पाद हैं हमारे वो मिले, और सरकार की संज्ञान में भी ये चीज़ है। तो निश्चित रूप से आगे जिस प्रकार से हमारी जो मंडियों के भी भाव रहते हैं उनको भी कंट्रोल किया जाएगा और हम लोगों को सही उचित दाम पे चीजें मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से प्रदेश के अंदर बनी है, महंगाई अपने चरम पे है। ये महंगाई को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। ये सिर्फ मात्र जुमला इन्होंने छोड़ दिया। इनकी सरकार आएगी तो यहाँ पे काला धन आएगा, 15 लाख रुपए के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार हम देंगे। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो इनका पलायन आयोग था, इनके दफ्तर में ताला लग चुका है। पूरे जो बेरोजगार युवक थे दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। आज सब्जियों के, टमाटर के आप दाम देखिए 100 रुपए पार हो चुका है, प्याज के दाम देखिए 100 रुपए के आसपास हो चुका है। तो ये महंगाई रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। कांग्रेस के समय पे जो गैस का सिलेंडर 400-450 रुपए का हुआ करता था, वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। इस पे सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किस प्रकार की स्थिति देश और प्रदेश के अंदर हो गई है, आज आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। महंगाई और बढ़ती जा रही है। अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से। बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल, अच्छे दिन आएंगे के नारों का क्या हुआ? 100 दिन में महंगाई कम के वादों का क्या? 2047 में भारत विकसित होगा, अभी क्या करें? 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी सभाओं में महंगाई पर छाती पीटने वाली नरेंद्र मोदी अब कहां हैं? कहां है देश की जनता के 100 दिन में महंगाई कंट्रोल करने की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री? कहां है कि बात बात पर गले में प्याज की माला और गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर हंगामा करने वाली स्मृति ईरानी? देश की संसद में विपक्ष के सवालों पर मेरा परिवार शुद्ध सहकारी है की बात करने वाली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब कहां है? देश विकसित होगा तब होगा। फिलहाल सरकार और उसके नुमाइंदे सिर्फ इतना बता दें कि मौजूदा वक्त में एक आम आदमी परिवार को भारत के विकसित होने तक जिंदा कैसे रखें।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।